एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के भी पीएचडी के लिए आगे बढ़ते हैं, तब भी आपको नेट क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं अच्छा, है। नेट का एग्ज़ाम इस इसके देश में बारे में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता हाँ था जी, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर यदि कहीं बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका नेट होता था, ये होता है। जी। एडमिशन के लिए कभी कोई ज़रूरी नहीं था यहाँ पे। नहीं नहीं, एडमिशन के लिए नहीं मैं कह रही, आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। नहीं नहीं, पीएचडी कंप्लीट करने के लिए भी नेट कंपलसरी नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट अच्छा, कंपलसरी है। ओके। अब सरकार ये बोल रही है कि नेट का ही स्कोर का इस्तेमाल करके आप एडमिशन भी ले हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। और उसके सवाल हमें पता है कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके। मल्टी डिसिप्लिनरी बोल रहा है, एनईपी में आप खोल के डॉक्यूमेंट निकालिए, उसमें बोल रहा है इंटर डिसिप्लिनरी मॉडल तैयार कर रहे हैं देश भर में। कहाँ से, कौन से इंटर डिसिप्लिनरी आप तैयार कर रहे हैं? लेबर स्टडीज़ यहाँ सेंटर, लेबर स्टडीज़ में कोई नेट होता ही नहीं। यहाँ पे जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज़ है, यहाँ पे सेंटर फॉर द सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ है, कोई नेट नहीं होता इसमें। यहाँ पे सिनेमा स्टडीज़, यहाँ पे कोई नेट नहीं होता इस सब्जेक्ट में। यूएस स्टडीज़ में कोई नेट नहीं होता, आईआर में होता है, एक लार्जर सर्कल है। बट पीएचडी करके कोई स्टूडेंट अगर यूएस स्टडीज़ में जाना चाह रहा है तो अपना फील्ड तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया ना कि हम यूएस में स्टडी करना चाहते हैं, जी। यूएस का स्टडी करना चाहते हैं। तो आप सवाल उनसे बस उसी बारे में पूछिए ना, आप फिर साउथ एशिया के बारे में क्यों पूछेंगे? तो ये दिक्कत है नेट में। जी, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं जेएनयू में, उनको 4 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला। तो इस पर आपकी क्या कार्रवाई रही या क्या राय है आप पे, यही बता दीजिए। इसमें रिसर्च स्कॉलर में देखिए कि अलग अलग स्कीम्स के तहत रिसर्च फेलोशिप मिलता है। जी। जो जेआरएफ का एक स्कीम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो लगभग टाइम पे मिलता है। मैं भी जेआरएफ उठाता हूँ, वो जी। लगभग टाइम पे आ जाता है। दूसरा उसमें स्कीम है एनएफओबीसी। एनएफओबीसी में दिक्कतें आ रही है। जितना भी ये स्कीम है एनएफओबीसी, उसी प्रकार से फिर एनएफएससी होता है, एनएफएसटी होता है, एनएफपीडब्ल्यूडी होता है और मानव होता है। मानव सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। जी। ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलता था, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन और बाकी स्टूडेंट्स को। तो वो डिसकंटिन्यू होगा, बट सरकार ने बोली कि जो लोग ऑलरेडी उठा रहे हैं उनको हम जब तक उनका पीएचडी कंप्लीट नहीं होगा, जब ये जो टाइम है 5 साल का, तब तक देंगे। तो दिक्कत जेआरएफ में उस तरीके से नहीं आ रही है, बट एनएफओबीसी, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफपीडब्ल्यूडी और मानव, जी। इन स्कॉलरशिप में आ रही है। इसको लेकर के हम लोग जैसे मानव के लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री भी गया। जी। 6 महीने से पैसे नहीं आ रहे, 4 महीने से नहीं, 6 महीने से। अच्छा। मानव 6 महीने से नहीं आ रहा है। बट मिनिस्ट्री कोई बहुत रिस्पॉन्सिव उस तरीके से नहीं रही। हम लोगों ने बोला कि हम आपको समय दे रहे हैं, आप जल्द से जल्द इसका निपटारा करिए, और नहीं करेंगे तो फिर से हम लोग इसको मजबूत आपके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये मानव के लिए था। बाकी एनएफओबीसी, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफपीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग अलग तरीके से हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है कि उसको रेगुलराइज किया जाए। जी। बट वही है कि सरकार जिस तरीके से फंड कटौती कर रही है शिक्षा में, उसका असर हमें दिख रहा है यहाँ पे स्कॉलरशिप में। जी। और सर, रिसर्च स्कॉलर्स को जो ज़रूरी जर्नल्स होती है वो भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या बोलना हाँ, चाहेंगे? लाइब्रेरी में आप समझिए कि एक सस्टेंड फंड कट जेएनयू में हुआ। जी। ओवरऑल जेएनयू में जो फंड कट हुआ उसका एक इम्पैक्ट लाइब्रेरी में हमें देखने को मिला। और लाइब्रेरी की जर्नल्स के सेक्शन बहुत पुराने हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको केवल जर्नल्स में 5 जर्नल दिखेगा जो आरएसएस का जर्नल है, जी। लेकिन वहाँ पे आपको ईपीडब्ल्यू नहीं दिखेगा। तो ये लगातार हम लोग संघर्ष करते रहते हैं कि जर्नल्स आएँ। सरकार ने एक नई पॉलिसी बना के लाई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। उसके तहत कुछ जर्नल्स एक्सेस हो रहे हैं अभी, बट वही है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसी प्रकार से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है कि हर एक यूनिवर्सिटी, सरकार केवल नेगोशिएट करके जर्नल खरीदेगी और यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा। जी। तो अब इसमें दिक्कत बहुत सारे हैं। दिक्कत ये है कि मान चलिए किसी एक सेंटर की स्पेसिफिक दिक्कत है, तो अब जर्नल खरीदने के लिए लाइब्रेरी को सरकार डायरेक्ट पैसे नहीं देगी, बोलेगी हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे जर्नल खरीदने के लिए, सरकार ही जर्नल खरीदेगी डायरेक्ट और वो सारी यूनिवर्सिटी को देगी। तो अब मान चलिए किसी सेंटर में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कोई स्पेसिफिक जर्नल की ज़रूरत है। जी। अब जब जर्नल के लिए पैसे ही नहीं आएगा तो उस सेंटर की या उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक जर्नल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो जर्नल नहीं आ पाएगा। जी। तो एक दिक्कत वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में। और कई जर्नल है, जैसे ईपीडब्ल्यू जर्नल है जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ख़त्म कर दिया जाता था बीच बीच में, फिर हम लोग जाते थे तो फिर कंटिन्यू किया जाता था। तो ये कोशिश है कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाएँ, जी। है ना। लगातार आप उनको इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा के रखिए। तो ये लगातार कोशिश चल रही है, इस पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, तो कंटिन्यू होता है। जैसे अभी भी सेज का जर्नल सब्सक्रिप्शन है, कम्प्लीमेंट्री है, जिसमें कि बहुत सारे सेज बेसिकली जेस्टोर जो है जर्नल का स्टोर है, जर्नल स्टोर बेसिकली जेस्टोर बोलते हैं। जी।
तो उसमें अलग अलग जर्नल्स के आते हैं, तो उसमें कम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें बहुत सारे जर्नल आते हैं लेकिन बहुत सारा नहीं आता है। तो उस पर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, बातचीत किया लाइब्रेरियन से, उन्होंने बोला था कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो अभी तक नहीं हुआ है, फिर से हम लोग उसको बातचीत को और बढ़ाएंगे। बट वही है कि आंदोलन लगातार इन सब चीज़ों पे चल रहा है। जी, जेएनयू में जीएस कैश को हटाकर आईसीसी लाया गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है और इन दोनों में अंतर जो है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जीएस कैश का जो फुल फॉर्म है जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जी, और आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। नामों में बहुत ही आपको साफ जी। तौर पर नजर आ जाएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जी, तो सेंसिटाइजेशन भी है इसमें, है ना, और आईसीसी में केवल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है। अब इसका हम आपको अंतर ये है कि जीएस कैश जो बॉडी थी उसमें टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन होता था, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता था, स्टाफ का होता था, उसके बाद आपको जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका रिप्रेजेंटेशन होता था। एक बड़ी बॉडी होती थी, लगभग 20 से 22 इसमें मेंबर होते थे, और इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन होता था वो चुनाव के जरिए होता था, चुन करके लोग आते थे इसमें। जेएनयू में जीएस कैश का भी चुनाव होता था, तो उसमें चुन के लोग आते थे, टीचर्स के थ्रू से भी चुन के लोग जाते थे। और आईसीसी जो है वो बेसिकली अपॉइंटेड बॉडी है, कि उसके जो चेयरपर्सन है वो वाइस चांसलर अपॉइंट करती है। अच्छा, स्टाफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा, जी, टीचर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा। केवल जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना उनका चुनाव होता है। अच्छा, और तो बेसिकली आप समझिए कि एक बॉडी जो कि खुद चुनाव के जरिए जा रही है और एक बॉडी जो अपॉइंट होकर जा रही है, तो वहीं अंतर दिख जाएगा कि अगर कोई उनके लोग आएंगे हैरेसमेंट के केस में फंसेंगे तो वो अपॉइंटेड बॉडी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन जीएस कैश जो पॉलिटिकल बॉडी था, चुन के जाता था, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। तो ये एक बड़ा अंतर है जीएस कैश और आईसीसी में। जी। सीपीयू मैनुअल पर जो विरोध होते हैं इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। देखिए, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, जी, मोदी जी भी देश में जाके बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, जी। है ना। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन। क्यों? जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, सरकार, अगर सरकार को हम कुछ बोले, जी, वो हमारी बात नहीं सुना, तो हम प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर कोई फरमान निकाल दिया, मान चलिए कि अब एविक्शन नोटिस से खाली करवाना है, हॉस्टल में रहने नहीं देंगे स्टूडेंट को, तो हमारा तो है भाई, जब तक हम पीएचडी सबमिट नहीं करेंगे तो हॉस्टल में रहेंगे हम 5 साल 6 साल का जो भी समय होता है। तो उस नहीं मानेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। अब वाइस चांसलर ने एक नियम निकाल दिया सीपीयू मैनुअल का, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल। उस मैनुअल में ये बोला जा रहा है कि आप डीयूएस के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जितना भी जहाँ पढ़ाई लिखाई होता है जी, उसके बाहर भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपका वायलेशन हुआ उस ऑर्डर का, इसका मतलब आप पे फाइन लगाया जाएगा। कितना? 5,000, 10,000। अब किस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, कि पानी सबको मिले, नहीं मिला है। वाइस चांसलर के घर पे गए स्टूडेंट्स, उन पे फाइन आया। एक स्टूडेंट थे जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, तो वो स्पीडी जस्टिस के लिए कि हमको जल्दी न्याय मिले, उन्होंने गेट बंद किया, तो उन पे फाइन आया। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो सर्वाइवर है उन पे फाइन लगा दिया। डीयूएस पे हमने प्रोटेस्ट किया जी, उस पर फाइन लगा दिया। लाइब्रेरी के अंदर गए कि उसको 24/7 किया जाए, जो साइबर वाला सेक्शन है, तो लाइब्रेरियन ने जेएनयू से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पे फाइन लगा दिया। तो ये जेएनयू में सीपीयू मैनुअल का बेसिकली कारनामा है कि जेएनयू का जो अपना एक एक्टिविज्म का कल्चर है, कि हर चीज़ को आप छीन के लेने का, आँख में आँख डाल के बात करने का जो कल्चर, जेएनयू का जो जिद है, जेएनयू को जिद को ख़त्म करने की ये कोशिश सीपीयू मैनुअल के द्वारा चल रही है। बट उनको पता नहीं है कि जेएनयू का जिद जो है वो इन सब चीज़ों से डरता नहीं है, और वो तमाम कोशिश करें, तमाम फाइन्स लगाएं, तमाम मैनुअल निकाल के लाएं, लेकिन यहाँ पे अपने अधिकार को लड़ने के लिए प्रोटेस्ट कभी रुकने वाला नहीं है। उसको छीन करके हम लोग सभी स्टूडेंट्स के लाएंगे। और जेएनयू की लड़ाई केवल इन 8,000 स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं है, ये देश भर के उन तमाम स्टूडेंट्स की लड़ाई है जो एक बेहतर शिक्षा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन का सपना देखते हैं, और जो इस बात का सपना देखते हैं कि वो जेएनयू में पढ़ सकते हैं, साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में बनी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, जी, बिना ये बात सोचे कि उनके जेब में कितना पैसा है। तो उस चीज़ और उस सपने की लड़ाई हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं हमेशा। जी, और उस सपने के सामने ये फाइन तो कुछ नहीं है, ये इंक्वायरी तो कुछ नहीं। जी। छात्र संघ की हमेशा से मांग रहती है कि फंड काटा जा रहा है,
या ये शिकायत रहती है प्रशासन से कि फंड काटा जा रहा है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, देश में ओवरऑल शिक्षा में मोदी जी, मुझे लग रहा है कि हम 2014 में 9th-10th में थे, उस समय मोदी जी का कैंपेन चल रहा था। जी। आप लोग को भी याद होगा, हर जगह वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि चाइना अपने बजट का, जीडीपी का इतना % शिक्षा पे खर्च करता है और हम जब चुन करके आएंगे तो हम भी उतना ही खर्च करेंगे। लेकिन आज आप डेटा निकाल के देखिए कि बजट का कितना % जो है वो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, वो बहुत कम है। 3% मुझे लग रहा है कि 3 या 3.5% के आसपास होगा, और उसी का असर पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था पे पड़ रहा है। अब जेएनयू एनआरएफ की रैंकिंग निकलती है, जो सरकार ही निकालती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआरएफ की रैंकिंग में जेएनयू हमेशा दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है, टॉप 2। पहला आता है आईआईसी बैंगलोर, अगर ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ देखेंगे तो जेएनयू आता है। अब जेएनयू सरकार के द्वारा ही दी गई रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन सरकार उसको फंड्स नहीं दे रही है। जेएनयू को लगभग 2014 के आसपास 3-3.5 करोड़ रुपए मिलते थे, और आज 23-24 में 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लग तो रहा है कि बढ़ा है पैसा, 300 से 500 हो गया, लेकिन बढ़ा नहीं है। इन्फ्लेशन पे जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो वो कम हुआ है। जो चीज़ पहले 10 रुपये किलो मिलती थी, आज वही चीज़ 50 रुपये किलो मिल रही है। तो आपको पैसा तो उसी हिसाब से देना चाहिए, बट आपने उस हिसाब से नहीं दिया, तो फंड्स इस तरीके से कम हो रहा है। दूसरा एकेडमिक एक्सपेंसेस है कि आप लाइब्रेरी में किताबों पे कितने खर्च कर रहे हैं, फील्ड वर्क्स पे कितने खर्च कर रहे हैं, सेमिनार्स में कितने खर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कोई कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहा है, टीचर्स कोई कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहा है, उस पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। एकेडमिक एक्सपेंसेस जो है जेएनयू में लगातार स्लैश डाउन हुआ। पहले पूरे जेएनयू के बजट का 12.5% एकेडमिक एक्सपेंसेस होता था, आज वो कम होकर 3.5% हो गया। तो ये एक बड़ा स्लैश डाउन है। अब ये क्यों हो रहा है? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई, बोले कि बहुत साल हो गया, 80 के दशक में ही पॉलिसी लेकर के हम नया लेकर के आ रहे हैं जी। नाम रखा है इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है, 2 चीज़ है उसमें, जो प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से शिक्षा में बढ़ा रही है सरकार। हिफा का लोन मॉडल है कि यूनिवर्सिटी को पहले ग्रांट मिलता था, किससे? यूजीसी से। आपकी जितनी ज़रूरत है यूजीसी आपको ग्रांट देगा। अब बोल रहे हैं कि हम आपको ग्रांट नहीं देंगे, आपको लोन लेना होगा। कहाँ से? हिफा से। हिफा का फुल फॉर्म क्या हुआ? हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हिफा में पैसा कौन डाल रहा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट, अडानी, अंबानी। वो अपना हिफा में पैसा डालेंगे। यूनिवर्सिटी को कोई हॉस्टल बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई यूनिवर्सिटी को अपना फंक्शनिंग चलाना है, तो आप हिफा से लोन लीजिए। लोन का मतलब इंटरेस्ट देना होगा आपको। कहाँ से आएगा यूनिवर्सिटी के पास? जब यूजीसी भी ग्रांट नहीं देगा तो यूनिवर्सिटी वो लोन इंटरेस्ट के साथ कहाँ से चुकाएगी? फी हाइक करेगी। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे 180 रुपये में पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट यहाँ पे 1100 रुपये सेमेस्टर दे करके हॉस्टल में रह रहा है, जो स्टूडेंट को यहाँ पे 2000 रुपये एमसीएम मिलता है तो वो अपना मेस बिल चुका लेता है, वो हाइक होगा। एमसीएम ख़त्म किया जाएगा, स्कॉलरशिप ख़त्म किया जाएगा, फ़ी हाइक होगा ताकि वो लोन को चुका सके। तो ये प्राइवेटाइजेशन का मॉडल सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अलग अलग देश भर के शिक्षा व्यवस्था पे थोपा है। अब दूसरी चीज़ सरकार क्या बोल रही है कि 4 साल का बीए करिए, 1 साल का आप मास्टर्स करिए और फिर पीएचडी करिए 4 साल का। वो भी मास्टर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बैचलर में 75% से ऊपर आ गया तो आप डायरेक्टली क्वालिफाइड होंगे पीएचडी के लिए। तो एक तो पहले ही उन्होंने एमफिल ख़त्म किया, एमफिल को स्क्रैप कर दिया, एमए आप घटा के 1 साल कर रहे हैं। तो पढ़ने लिखने का जो एक समय आपका लंबा समय होता था, जहाँ पे आप अपने घर की समस्याओं से दूर होकर के एक अच्छा वक्त यूनिवर्सिटी में बिताते थे, चीज़ों को समझते थे, देखते थे, दुनिया को देखने का अपना एक नज़रिया डेवलप करते थे, वो यूनिवर्सिटी में रहने का आपका समय ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलेगी जो बोलेगी आपको कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको 75% से ऊपर देंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देती नहीं। अभी भी डीयू में बैचलर यदि आप करेंगे तो किसी स्टूडेंट्स को 70% से बहुत कम लोगों को नंबर आता है, सभी लोग 60% के आसपास रहते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बोलेगी आपको, अब तो ऑनलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई, आपको क्लास भी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन करिए आप क्लासेस। तो बोलेगी कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपको 75% देंगे। 75% लेगा स्टूडेंट और डायरेक्टली पीएचडी में क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे लोग पढ़ते रह जाएंगे, मार्क्स का कैपिटल का वॉल्यूम, पता चला कि कोई पीएचडी में कोई और एडमिशन लेगा। तो ये शिक्षा व्यवस्था को दिखाने का कोशिश तो बहुत हो रहा है कि हम फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं, तुरंत आपको पीएचडी करवा देंगे। लेकिन कौन सा पीएचडी करवाएंगे
अनस्किल्ड लेबर आप पूरे देश का तैयार करेंगे किसके लिए? जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, देश भर में आप एक चीप लेबर क्रिएट करना जी। चाहते हैं, ताकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो कम पैसे में आपको हायर कर सकें, वो अपना प्रॉफिट दुगुना कर सकें, बढ़ा सकें। तो वो पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज करके सरकार एक चीप लेबर क्रिएट करने का कोशिश कर रही है। जी। जेएनयू के जो कैंपस और हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपकी क्या राय है? वही है, जो फंड्स काटे जा रहे हैं जी। उसका असर जेएनयू के हर एक चीज़ों पे दिख रहा है। हॉस्टल्स में आप देखेंगे कि पंखे सही से नहीं चलते हैं, लाइट सही से नहीं आती है, सीलिंग्स पता नहीं कब गिर जाएगा सर पे। यही साबरमती हॉस्टल है, समझिए कि एक स्टूडेंट था जो बाथरूम गया और छत की सीलिंग गिरी, उसका सर फट गया। रेनोवेशन यहाँ पे हो रहा है, रेनोवेशन के नाम पे पता नहीं, अभी अब बाथरूम में आप चले जाएंगे, रेनोवेशन के नाम पे देखेंगे सारे बाथरूम्स के फ्लोर्स टूटे हुए हैं। तो क्लासरूम्स में जाएंगे, अब आपको पंखे सही से नहीं चलेंगे, एसी तो छोड़ ही दीजिए। जी। लेकिन वाइस चांसलर के ऑफिस में जाइए, आपको एसी भी मिलेगा, सुंदर सुंदर सोफ़ा मिलेगा, डीन के ऑफिस में सोफ़ा मिलेगा, एसी मिलेगा। स्टूडेंट्स के रूम में आपको सही से पंखे नहीं चलेंगे। तो माहौल पढ़ने लिखने का, जी। क्लासरूम्स में लोग को इतना आप परेशान कर दीजिए गर्मी में कि वो आने के लिए भी नहीं सोचें। क्लासरूम्स में स्टूडेंट जाएंगे नहीं तो वो देश दुनिया के बारे में सोचेंगे नहीं। सोचना ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस सरकार की। फांसीवादी सरकार हर जगह यही करती है कि आप सोचें नहीं। जी। आप जब सोचना शुरू कर देंगे तो आप सवाल करना शुरू कर देंगे, और सवाल करने से सरकार को दिक्कत है। और यूनिवर्सिटी सवाल करने के लिए सवाल करने करे स्टूडेंट, इसी को यूनिवर्सिटी सिखाता है। वाई, जो क्यों वाला सवाल है कि हर चीज़ में आप क्यों लगाइए, ये यूनिवर्सिटी सिखाता है और सरकार को इससे दिक्कत है। तो इस कारण से तमाम जगह आपको परेशान कर देगी। आपको पानी में ही इतना परेशान कर देगी कि आप पानी के लिए हमेशा लड़ते रहिए, पढ़ाई की आप क्या ही करेंगे, जी। है ना। तो वो सुविधा आपको उस तरीके से देगी नहीं सरकार कि आप सस्टेन्ड होकर के अपना दिमाग स्थिर रख करके बाकी और जगह पे आप सोच सकें। जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, क्या उसमें राजनीति विचारधारा देखी जा रही है? बिल्कुल, मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा कि जब से वामीडाला जगदीश कुमार इस कैंपस में चुन करके आए, वाइस चांसलर के बतौर अपॉइंट होकर के आए 2016 में, उस साल से एक रिक्रूटमेंट जो इस कैंपस में हुआ है वो आरएसएस और एबीवीपी बीजेपी के लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ हुआ है। और ये ऐसे भी लोग नहीं कि उनको पढ़ाने लिखाने आता है। जी। उनको बिल्कुल पढ़ाने लिखाने नहीं आता है। हमारे सेंटर जिसमें मैं पढ़ता हूँ, सीपीएस में मैं पीएचडी करता हूँ पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पे एक प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ है। जी। उनका पीएचडी है आईआर में, रिक्रूटमेंट हुआ है उनका पॉलिटिकल थ्योरी के स्पेशलाइजेशन में, और वो पढ़ाती हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पेपर। तो ये जिग जैग है ना। तो जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट पहले भी होता था, कांग्रेस के ज़माने में भी होता था, जी। लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत क्वालिटी देखा जाता था कि आपको जिस स्पेशलाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं कि आपको वो सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। बट अभी ऐसा नहीं देखा जाता है। आप साफ तौर से, आप क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है पढ़े लिखे लोग, तो आरएसएस के लोगों को रिक्रूट करना है तो भाई जो आरएसएस के विचारधारा में फिट बैठेगा हम उसी को रिक्रूट करेंगे। और इससे जेएनयू का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हुआ है। स्टूडेंट्स क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, वो अपने हॉस्टल में रहते हैं। उनके क्लासेस, जितने भी आरएसएस के द्वारा अपॉइंटेड प्रोफेसर हैं, उनके क्लासेस खाली जाते हैं। जब खाली जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कंपलसरी अटेंडेंस लाइए, है ना, 70% अटेंडेंस ज़रूरी है। वो इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि उनका क्लास खाली जा रहा है। जेएनयू के प्रोफेसर्स में कभी भी क्लासेस खाली नहीं जाते थे, बैठने का जगह नहीं मिलता था जो पुराने प्रोफेसर्स थे, लेकिन अब खाली जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि उनको पढ़ाने नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन पर आपका क्या विचार है? वही है, जेएनयू जो हम एक विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, हर जगह जहाँ पे जो मेस वर्कर हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, जो हमारे जगने से पहले खुद जग करके हमारे बाथरूम को साफ़ कर देते हैं, हॉस्टल्स में हमारे लिए खाना बना देते हैं, उन जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इस कैंपस में, जो कैंपस की सिक्योरिटी को देखता है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस पूरे नेटवर्क में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन आ गया, कि ठेका मजदूरी आ गया। और ठेका मजदूरी में क्या है कि आपके काम की कोई गारंटी नहीं है, आपकी सैलरी जो है मिनिमम वेज से कम दिया जाएगा, आपको कभी भी काम से निकाल दिया जाएगा कुछ भी बोल करके कि आपने अपने मतलब सीनियर को गुस्सा करवा दिया किसी बात से, तो वो आपको काम से निकाल देंगे और कहीं आप जा भी नहीं सकते। और ये अलग अलग तरीके से हो रहा है। जेएनयू में वर्कर्स का बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसमें लगातार जो वर्कर्स का यूनियन है यहाँ पे, ऑल इंडिया जनरल कामगार यूनियन या एक्टू से जो संबंध है, वो लगातार काम करते रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो जेएनयू के वर्कर्स हैं उन पे ओवर बर्डन है, स्टाफ पे ओवर बर्डन है। जो SSS का ऑफिस है, हम बता रहे हैं आपको जी, एक समय वहाँ पे 15 जो स्टाफ काम करते थे। अब काम भी बढ़ गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जेएनयू में बढ़ा है जी,
और काम भी बढ़ा है, लेकिन स्टाफ उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टाफ कम हो गया है। 6 स्टाफ केवल काम करते हैं, वही 2000 स्टूडेंट्स का काम 6 स्टाफ कर रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर, ये पानी ठंडा हवा देने वाला, उसमें पानी डालने के लिए वाटरमैन की नियुक्ति होना है, वो नियुक्ति नहीं हो रहा है JNU में। इलेक्ट्रीशियन अलग अलग जोन में कम हो गए हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, ओवरबर्डन है काम का। तो ऐसे ही हर एक सेक्शन में, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये दिक्कत आ रही है। तो वो फंड जब काटा जाएगा तो उसका एक असर यहाँ पे पड़ेगा। शिक्षा का बाजारीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, उसका असर यहाँ पे पड़ेगा। उसके 4 तरीके हैं। हर जगह जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया है, सरकार ने 4 तरीके अपनाए हैं। पहला कि आप उसको डिफंड कर दीजिए, मतलब पैसे जो दे रहे हैं आप खींच लीजिए उसके हाथों से, पैसे मत दीजिए, समस्याएं प्रभावित होगी। दूसरा स्टेज में स्टूडेंट्स परेशान हो जाएगा कि अरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो ऐसे ही होता है, सरकारी चीज़ें ऐसे ही होती है, प्राइवेट में देखो अशोका कितना अच्छा है, बेहतर है। तो वो लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ पैसा देंगे तभी हमको सुविधाएं मिलेंगी। और प्राइवेटाइजेशन का जैसे ही लॉजिक ख़त्म हुआ, ख़त्म करो, बंद करो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, आप प्राइवेट खोलो। यही हो रहा है पूरे देश भर में। जितनी पुरानी कंपनियाँ थी, रेलवे को बेचने की कोशिश चल रही है, एयरपोर्ट को बेच दिया गया है, एयर इंडिया को बेच दिया गया है। तो आप डिफंड करिए, पैसा मत दरिए, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, और धीरे धीरे जो उसके उपभोग कर रहे हैं उस चीज़ का, वो प्राइवेटाइजेशन के लॉजिक को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है अभी देश भर में शिक्षा व्यवस्था पे चल रहा है। देश भर के तमाम विश्वविद्यालय ऑलरेडी बर्बाद हो गई है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या ही हाल है, 4 साल में 5 साल में वहाँ बैचलर होता है जी। वो पहले ही से ही ख़राब है। क्यों ख़राब है? इसलिए ख़राब नहीं है कि आप जो वहाँ का माहौल है, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहा, आप फंडिंग नहीं कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट सही से नहीं कर रहे हैं, आपने वो माहौल नहीं बनाया। लेकिन JNU आपके पास एक मॉडल है जो दुनिया भर में जाना जाता है। देश के किसी भी विश्वविद्यालय, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, JNU का नाम लोग ज़रूर जानते हैं। इंडिया में कौन यूनिवर्सिटी है तो JNU। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया का गौरव है, आप उसको भी आप बर्बाद करने पे तुले हैं। एकदम इसकी सांस को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो उनके तमाम कोशिशों के बावजूद हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहे, या आप एक मैसेज जो बस दे दीजिए, एक बात। देखिए, देश भर में सरकार तो तमाम कोशिशें कर रही है शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, लेकिन आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि उन तमाम कोशिश के बावजूद वो चाहती है कि आपके हाथ में कलम नहीं आए और कलम के बदले तलवार आ जाए, और आप किसी हिंदू हैं तो आप मस्जिद के बाहर तलवार लहराइए, और मुसलमान हैं तो आप किसी मंदिर के बाहर तलवार लहराइए। बट आपको हमेशा अपने हाथ में कलम आए, उस ताकत को मजबूत करना है। और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, कि आपको पढ़ाई भी करनी है और एजिटेट भी करना है, संघर्ष भी करना है, और अपने आप को संगठित भी रखना है। तो आप जहाँ भी हैं वो तमाम लोग, और मार्क्स ने भी कहा है दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तो दुनिया के तमाम मेहनतकश लोग आज जिस प्रकार से सरकार दलित, पिछड़ों, मुसलमानों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मज़दूरों पे अटैक कर रही है, इन तमाम मेहनतकश मज़दूर वर्ग को, तमाम लोग जो पीड़ित हैं इस दमन से, उनको इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, ऑर्गेनाइज्ड होना है, और अपने अधिकार की लड़ाई को मजबूत करना है, और सरकार की दावेदारी में, सत्ता की दावेदारी को भी मजबूत करना है, ताकि जो हमारा शेयर हो, जो हमारा मेहनत जितना हम करते हैं इस देश को बनाने में, हिंदुस्तान को बनाने में, उस मेहनत के बराबर हमको उसका फल भी मिले, उसका पैसा भी मिले, उसका हिस्सेदारी भी मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही बातचीत देखने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए GMT। नमस्कार।